उपजाऊ जमीन धीरे धीरे बंजर होती जा रही है। इंसान क्या खाएगा? यह सवाल धीरे धीरे विकराल होता जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में आयोजित COP14 सम्मेलन में दुनिया भर के 196 देशों के प्रतिनिधि इसी मंथन में लगे रहे। स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज हम आपको उस मंथन और उपजाऊ जमीन के मरुस्थलीकरण के बारे में ही बताने वाले हैं। तो शुरू करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी समस्या पर सबसे खास शो, मरुस्थल एक जीवंत कथा। धरती पर मिट्टी की जगह रेत का विस्तार होता जा रहा है। उपजाऊ जमीन बंजर होती जा रही है। उस बंजर जमीन का क्या हाल है और यह समस्या किस कदर विकराल है, यह बताएंगे आगे आपको। पहले आप ये देख लीजिए कि मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए COP14 सम्मेलन में क्या हुआ और पीएम मोदी ने वहां क्या कुछ कहा। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। अर्थात समुद्र जिसमें वास करते हैं, जिसने पर्वतों को धारण किया हुआ है, संसार को पोषित करने वाली हे विष्णु की पत्नी, आपको चरणों से स्पर्श करने जा रहा हूं। इसके लिए मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना। नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। धरती पर पैर रखने से पहले उसे क्षमा प्रार्थना, यह हिंदुस्तान की संस्कृति है जो आदिकाल से चली आ रही है। लेकिन जिस मिट्टी से हिंदुस्तानी स्पर्श करने से पहले क्षमा प्रार्थना करते हैं, उसी मिट्टी का क्षय हो रहा है, वो रेत में बदल रही है। हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे संसार में उसी रेत के विस्तार पर विराम लगाने के लिए ग्रेटर नोएडा में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP के 14वें सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पीएम मोदी ने मिट्टी का रिश्ता पानी से और पानी की कमी का कनेक्शन बढ़ते रेगिस्तान से जोड़कर दुनिया को ये बताने की कोशिश की कि मिट्टी नहीं तो पानी नहीं और पानी नहीं तो जिंदगी नहीं। When we address degraded lands, we also address water scarcity. Augmenting water supply, enhancing water recharge, slowing down water runoff, and retaining moisture in the soil are all parts of a holistic land and water strategy. I call upon the leadership of UNCCD to create a global water action agenda which is central to the land degradation neutrality strategy. जल की कमी से बंजर होती जमीन की पूरी कहानी आगे आपको बताएंगे। पहले कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के बारे में विस्तार से जान लीजिए। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज UNFCCC सम्मेलन का सर्वोच्च निकाय है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर कंट्रोल के लिए UNFCCC एक समझौता है। हर साल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का एक सम्मेलन बुलाया जाता है। अब की बार ग्रेटर नोएडा में COP14 का आयोजन किया गया। ग्रेटर नोएडा में आयोजित COP14 कार्यक्रम में 196 देशों ने हिस्सा लिया। COP14 का मकसद बढ़ते रेगिस्तान, सूखे और भूमि क्षरण को रोकना है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर COP14 के अध्यक्ष बनाए गए हैं। प्रकृति की जितनी समझ और प्रकृति से जितनी मोहब्बत हिंदुस्तान को है, शायद दुनिया में किसी और देश को हो। यही वजह है कि पीएम मोदी ने बढ़ते मरुस्थल को रोकने के लिए भारत की कोशिशों से दुनिया को रूबरू कराया। India would raise its ambition of the total area that would be restored from its land degradation status from 21 million hectares to 26 million hectares between now and 2030. This will support India's large commitment
to achieve an additional carbon sink between 2.5 billion metric tons to 3 billion metric tons through tree cover. जमीन बचाएंगे वो भी वैसी जो उपजाऊ हो, जिसमें अनाज की खेती हो सके, तभी इंसान बचेंगे, तभी प्रकृति संतुलित रहेगी। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब धरती पर सिवाय रेत के कुछ और नहीं बचेगा। वैसे भी जिस रफ्तार से धरती पर मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, वो किसी सदमे से कम नहीं है। You will be shocked to know that desertification affects over 2/3 of the countries of the world. This makes a compelling case for action on land front. खेती की जमीन कम होने की कई वजहें हैं। उसमें एक तो जनसंख्या बढ़ने की वजह से खेती की जमीन का कम होना और दूसरी सबसे बड़ी वजह रेत में तब्दील होती मिट्टी है। ऐसे में जरूरी है COP14 की तरह इंसान गंभीर विचार विमर्श करे और धरती पर बढ़ते मरुस्थल को रोकने के लिए पुख्ता उपाय करे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। COP14 सम्मेलन में बढ़ते मरुस्थलीकरण पर मंथन की बात तो जान ली। आइए बताते हैं आपको पूरी दुनिया में मरुस्थलीकरण का क्या है हाल। हां, इससे पहले आपको हम ये जरूर बता दें कि मरुस्थल और मरुस्थलीकरण दो अलग अलग चीजें हैं। मरुस्थल वो है जो प्राकृतिक तौर पर हमें विरासत में मिला है और मरुस्थलीकरण का मतलब उस जमीन से है जो पहले उपजाऊ थी और अब बंजर हो गई या फिर धीरे धीरे बंजर होती जा रही है। एक मिनट में 23 एकड़ जमीन हो जाती है बंजर। दुनिया की 1/3 उपजाऊ जमीन हो चुकी है बंजर। $400 करोड़ हेक्टेयर उपजाऊ जमीन पर नहीं होती खेती। भूक्षरण से रोजाना दुनिया को $1.3 अरब की चपत। आंकड़े डराते हैं, बताते हैं कि जल्द ही इंसानों को रोटी के लाले पड़ने वाले हैं। जिस जमीन से अब तक वो अपनी भूख मिटाते रहे हैं, वो तेजी से बंजर होती जा रही है। और अगर जल्द उपाय ना किए गए तो वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया की उपजाऊ जमीन बेजान हो जाएगी। उपजाऊ जमीन जिस कदर हाथों से फिसल रही है, उसकी झलक ग्रेटर नोएडा में आयोजित COP14 की बैठक में शामिल 196 देशों के प्रतिनिधियों के चेहरों पर साफ साफ नजर आ रही है। इस बैठक में शामिल हर शख्स जानता समझता है कि उपजाऊ जमीन से ही इंसान के विकास को रफ्तार मिलती है। यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी COP14 की बैठक में समझाने की कोशिश की है। When we address degraded lands, we also address water scarcity. Augmenting water supply, enhancing water recharge, slowing down water runoff, and retaining moisture in the soil are all parts of a holistic land and water strategy. I call upon the leadership of UNCCD to create a global water action agenda which is central to the land degradation neutrality strategy. बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए वैज्ञानिक तरह तरह की रिसर्च में लगे हैं। कहीं कहीं इसके अच्छे परिणाम भी सामने आए हैं, लेकिन सच तो ये है कि उपजाऊ मिट्टी की जगह धरती का मरुस्थलीकरण तेजी से हो रहा है। अलग अलग संस्थाओं की रिपोर्ट का लबुलुआब ये है कि विश्व में 23% कृषि योग्य भूमि का क्षरण हो चुका है। हर एक मिनट में इंसान 23 हेक्टेयर जमीन गंवा रहा है। रोजाना भूक्षरण के चलते 1.3 अरब का नुकसान हो रहा है। दुनिया हर साल 24 अरब टन उत्पादन वाली भूमि खो देती है। अब तक 130 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र रेगिस्तान में बदल चुका है। अफ्रीका में सालाना करीब 12 मिलियन हेक्टेयर जमीन बंजर हो रही है।
फसलों के सालाना उत्पादन में करीब 16.7 मिलियन टन का नुकसान हो रहा है। 110 से ज्यादा देशों के करीब 1 अरब लोग बंजर होती जमीन पर रह रहे हैं। 2020 तक 6 करोड़ से अधिक लोग खेती न हो पाने की वजह से घर छोड़ देंगे। 2045 तक करीब 13 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ सकता है। 2050 तक मरुस्थलीकरण के चलते 70 करोड़ लोग पलायन करेंगे। इन आंकड़ों से साफ है कि भविष्य की तस्वीर भयावह है, क्योंकि धरती की 20% जमीन पर तो पहले से मरुस्थल मौजूद है और जिस तरह से उपजाऊ जमीन का मरुस्थलीकरण हो रहा है, उससे ऐसा लगता है कि एक दिन सब बंजर हो जाएगा। रही बात मरुस्थलीकरण की, तो शहरीकरण की तेज प्रक्रिया से उपजाऊ जमीन कम हो रही है। कारखानों, सड़क और रेल लाइनों के निर्माण से खेतिहर जमीन खत्म हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता खत्म हो रही है। सूखा और बाढ़ की वजह से भी उपजाऊ जमीन की क्षमता कम हो रही है। जमीन का अत्यधिक दोहन की वजह से भी वो बंजर हो रही है। कीटनाशकों और रासायनिक खाद का इस्तेमाल भी खतरनाक है। सिंचाई में असंतुलन भी बंजर होते जमीन के पीछे एक बड़ी वजह है। रेत का उड़ना, ऑर्गेनिक जो पदार्थ होता है मृदा में उसकी कमी होना, सॉइल में नमी की कमी होना, वेजिटेशन डिग्रेडेशन माने वेजिटेशन का में कमी होना, इस तरह से जो है, या जैसे मान लीजिए क्लॉगिंग जो सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक होता है कि जिसमें क्लॉगिंग होती है, उसमें क्लॉगिंग ना होके और उसमें बिखरने लगते हैं, ये प्रोसेस जो है डिग्रेडेशन है। धरती की उपजाऊ क्षमता की वजह से ही उसे मां की संज्ञा दी जाती है, लेकिन इंसानों की कुछ करतूत और कुदरत की कुछ मार की वजह से धरती लगातार बंजर होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। दुनिया भर में बढ़ते मरुस्थल का हाल देख लिया। अब आपको हम हिंदुस्तान में उपजाऊ जमीन के मरुस्थलीकरण का हाल बताते हैं और ये भी बताते हैं कि हिंदुस्तान में मरुस्थलीकरण रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। भारत का 29.32% भाग बंजर, 9.6 करोड़ हेक्टेयर जमीन हुई खराब। मरुस्थलीकरण को लेकर भारत की स्थिति बाकी दुनिया से जुदा नहीं है। भारत के पास दुनिया की करीब 18% आबादी है, लेकिन जमीन महज 2.5%, उसमें भी करीब 30% जमीन बंजर है या मरुस्थली है। राजस्थान में थार, गुजरात के कच्छ के साथ साथ पंजाब और हरियाणा का बड़ा हिस्सा खेती के लायक नहीं है। स्थिति ये है कि 1/3 भारत का जो हिस्सा है वो डेजर्टिफिकेशन हो रहा है और काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अब आप अगर 1/3 हिस्सा आपका अगर मरुस्थल बन रहा है तो उसका आप इम्पैक्ट सोचिए, खाने पे क्या होगा, फार्मर्स इनकम पे क्या होगा। 30% जमीन पहले से बंजर है और ये भी रिपोर्ट है कि भारत में हर साल करीब 1 लाख हेक्टेयर जमीन बंजर हो जाती है। ऐसे में अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि उपजाऊ जमीन जिस ढंग से कम हो रही है उसका क्या असर होने वाला है। सबसे बड़ा समस्या तो ये होगा कि हमारे पास खाना नहीं होगा, क्योंकि वो जमीन जो बंजर हो जाए तो आप उस पर क्या उगा सकते हैं। दूसरा इम्पैक्ट ये होगा कि जो आज के दिन में 60% जो लोग हमारे फार्मिंग पे डिपेंडेंट हैं उनकी नौकरी चली जाएगी, उनके पेट पे लात पड़ने वाला है। और तीसरा जो है कि किस तरह से पानी, जो कि हमारी जीविका का जो फाउंडेशन है, उस पर भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। 50 साल पहले ही भारत ने मरुस्थलीकरण की समस्या को अच्छी तरह से पहचान लिया था। यही वजह है कि जब COP14 के सम्मेलन में पीएम मोदी ने भारत के लक्ष्य को दुनिया के सामने रखा तो 196 देशों के प्रतिनिधियों को एक नई राह नजर आई। India's tree and forest cover had been increased by 0.8 million hectares. In India, any diversion of forest land for development purposes has to be compensated by making an equivalent land mass available for afforestation. भारत में मरुस्थलीकरण रोकने के लिए और बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इन सभी प्रोजेक्ट के टारगेट की बात करें तो 50 लाख हेक्टेयर जमीन को उपजाऊ बनाने का काम चल रहा है।
5 राज्यों में भू संवर्धन के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। 2030 तक 2.6 करोड़ हेक्टेयर जमीन को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य है। भारत में पेड़ों और जंगल के दायरे में 8 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है। इसमें दो राय नहीं कि भारत में पेड़ों और जंगल के दायरे में 8 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है। एक्सपर्ट तो ये भी कहते हैं कि राजस्थान के भी हरित क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो अहमदाबाद में है, उसके अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण जो है, माने जिसको ड्राई लैंड्स कहते हैं, उसका क्षेत्र थोड़ा सा कम हुआ है। वन क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई जरूर है, लेकिन ये भी सच है कि जिस तेजी से भू संवर्धन का काम होना चाहिए वो अब तक नहीं हुआ। अब तक का रिजल्ट कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि हमने बहुत फोकस नहीं दिया था। हाँ, अगर आप पिछले 50 साल में देखें तो हमारे पास मरुस्थलीकरण के बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम रहे हैं। झाबुआ जैसे मध्य प्रदेश में एक अच्छा एग्जाम्पल है, जहाँ के कि बंजर जमीन को पिछले 30-40 साल में उपजाऊ बनाया गया है, लेकिन उस तरह के एक्सपेरिमेंट रहे हैं कम। एक्सपर्ट की ये राय पिछले कुछ सालों के आंकड़ों के मद्देनजर सही भी नजर आती है, क्योंकि पिछले 17 साल में गोवा के आकार का 4 गुना वन क्षेत्र मिटा है। 2001 से 2018 के बीच 1.5 करोड़ हेक्टेयर से ज्यादा वृक्ष कवर खोया है। पूर्वोत्तर के 5 राज्यों में ही कुल नुकसान का 50% नुकसान हुआ है। यही वजह है कि भारत में जंगल काटने को लेकर कड़े नियम हैं, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने COP14 सम्मेलन के दौरान दिए अपने भाषण में भी किया। Any diversion of forest land for development purposes has to be compensated by making an equivalent land mass available for afforestation. भारत की ओर से शुरुआत हो गई है और 50 साल की अथक मेहनत के बाद भूमि का संवर्धन बढ़ाने का अनुभव भी आया है। बस जरूरत इसकी रफ्तार बढ़ाने की है। जो हमारे पास एक्सपीरियंस पिछले 50 साल का है कि किस तरह से हम जो बंजर जमीन है हम उसको उपजाऊ बना सकें। हम जानते हैं कैसे करना है। उसमें हमें सॉइल कार्बन बढ़ाने की ज़रूरत है, हमें पानी ढंग से डालने की ज़रूरत है, हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, पेड़ लगाने की ज़रूरत है। एक तरह से अगर आप ज़मीन को जिंदा करना चाहते हैं तो यही सब उपाय हैं हमारे पास। आपको कम केमिकल यूज़ करने की ज़रूरत है। तो ये सब हम जानते हैं, हमारे पास सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट भी हैं और हम इसको फ्यूचर में भी कर सकते हैं। देर से ही सही दुनिया ने इस समस्या को पहचान लिया है और ये मान भी लिया है कि आज की तारीख में इससे बड़ी समस्या कोई और नहीं। तो उम्मीद करनी चाहिए कि इस दिशा में तेजी से काम होगा और मरुस्थल एक जीवंत कथा आने वाले कुछ दशकों में दंत कथा बनकर रह जाएगी। नई दिल्ली से रचना के साथ जोधपुर से ललित सिंह, न्यूज 18 नेटवर्क। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।